देखो ये जो है अभी हमारा जेट का चला रहे हैं, ये वाला जो वीडियो बन रहा है किसका बन रहा है ये? जेट का। अब जेट में सोचो कि नेट क्यों लगाए हैं, तो सबसे पहली बात, जेट का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो यह बोला है कि आप हमारे सिलेबस को आधार किसका मानिए? नेट का आधार मानिए, तब तक जब तक कि हम अपना फाइनल सिलेबस जारी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म जो भरा रहा है, फॉर्म भरने में ही ये 2 महीना ले लेगा। फॉर्म भरने के बाद में हो हल्ला हंगामा होगा, तो 2 महीना बाद या 2 महीना बाद फिर से क्या करेगा? सिलेबस जारी करेगा। क्या करेगा? सिलेबस जारी किया, और सिलेबस जारी करते एग्जाम नहीं लेगा, फिर 2 महीना का टाइम देगा। तो फिर से 2 महीना के बाद में ये क्या लेगा? ये अपना एक एग्जाम लेगा। तो अगर भी हम लोग जो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो 2 2 4 और 6, यानी कि लगभग 6 महीना का टाइम है क्या एग्जाम होने में। तो 6 महीना में हर किसी का तैयारी हो जाता है, काफी है। नेट का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए जेट का 6 महीना काफी है। और जिसका काफी नहीं है वो समय दुगना लगा देना तो काफी हो जाएगा। तो जेट का अनुसार नेट का है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा, दो चीज होता है, पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 1 हर एक के लिए क्या होता है? समान है, यानी कि वो क्या है हमारा? कॉमन है। तो कॉमन है, तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं वह किसका बना रहे हैं? पेपर 1 का। पेपर 1 से कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन का कितना नंबर रहता है? 2 नंबर। तो टोटल हमारा कितना नंबर हो गया? 100 नंबर हो गया। और पेपर 2 से कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन। और एक नंबर का, सॉरी, एक क्वेश्चन का कितना नंबर मार्क्स है? 2। तो इससे कितना नंबर हो गया? 200। तो टोटल अगर जोड़ेगी तो कितना नंबर हो जा रहा? 300। 300 में पिछले साल जो क्वालिफाई किया है नेट में, उसका नंबर कितना गया है? 180 का आसपास में। तो 180 में उसको क्या मिल गया? पीएचडी मिल गया। क्या मिला? पीएचडी। और जो लोग लाया है 200 का आसपास में, उसको क्या मिल गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो 220 लाया है, कितना लाया है? 220 का आसपास में, उसको क्या मिल गया है? जेआरएफ मिल गया है। तो झारखंड वाला का स्कोर इससे नीचे ही रहेगा। झारखंड का स्कोर क्या रहेगा? इससे नीचे ही रहेगा। नेट से तो नीचे ही रहेगा। हाँ, 150 का आसपास में। और SC ST का रिजर्वेशन है यहाँ पे। इसमें क्या किया है? SC और ST का रिजर्वेशन भी डाला है। वो तो हम जनरल कैटेगरी का मार्क्स बताए हैं। तो अब हमको देखना है पेपर 1। क्या देखना है? पेपर 1। तो पेपर 1 में 10 यूनिट है। पेपर 1 में कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट, और एक यूनिट से कितना क्वेश्चन रहेगा? 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 50 क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो हम अभी जो ले रहे हैं वो कौन सा यूनिट ले रहे हैं? यूनिट यूनिट क्या क्या ले रहा है अभी? यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर हमारा क्या? 7 है। कौन सा? अच्छा, क्यों लिए हैं डाटा इंटरप्रेशन? क्योंकि इसमें डीएलएड वाला स्टूडेंट है और जेटेड वाला स्टूडेंट है जिसको मैथ पढ़ना है ना। और जिसको जेट नहीं देना है तो क्यों टाइम बर्बाद करेगा? तो भैया उसको जेटेड का मैथ तो पढ़ना है ना। तो मैथ पढ़ना है तो डाटा इंटरप्रेशन में आ जाएगा तुम्हारा। क्वालिटेटिव डाटा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, बार चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पाई चार्ट क्या है, टेबल चार्ट क्या है। देखो, तो अब आज का वीडियो ऐसा थोड़ी हम शुरू से लेके यहाँ तक खत्म कर देंगे। आज का जो वीडियो है वो शुरू में बता रहे हैं क्या क्या बनेगा। सबसे पहले डाटा इंटरप्रेशन होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, वो परिचय डाल दिए, परिभाषा डाल दिए, इसका मायने बता दिए कि डाटा इंटरप्रेशन होता क्या है। दूसरा, डाटा का सोर्स क्या होता है, डाटा एक्विजिशन क्या होता है, और डाटा का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि नेहरू चौक में शोध किया है कि कितने लोग रहते हैं सुबह सुबह? 500 लोग रहते हैं। या क्या किया? नेहरू चौक में रिसर्च किया कि नेहरू चौक में सुबह से लेके 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में 500 लोगों का आना जाना गुजरना होता है। तो इस डाटा का इस्तेमाल कहाँ किया? सबसे पहले तुम लोग इडली खाने के लिए जाते हो, तो इडली का दुकान वाला इस डाटा को ध्यान में रखा, तब ना एक बांस का दुकान खोल दिया। अच्छा, इसी डाटा का ध्यान में राशन दुकान वाला ख्याल रखा है कि यहाँ पे लोग गुजरते हैं, तो राशन दुकान खोल दिया। क्यों नहीं वह लुपुंगटू लुपुंगटू का जंगल में खोला? डाटा ही बताता है डिसीजन लेने में। डाटा क्या बताता है डिसीजन लेने में? शादी ब्याह लड़का लड़की का होता है, तो हाँ करना है कि ना करना है, वह क्या बताता है? डाटा। तुमको लड़के का बैंक बैलेंस का कोई डाटा दे दे, तिजोरी में कितना सोना है उसका डाटा दे दे, कितना जमीन जायदाद है उसका कोई क्या दे दे? डाटा दे दे। तो तुम पट से क्या बोल दोगे? हाँ। और कोई डाटा बोल दिया करे ये जो सूट पहना है ना वो उधार का लिया है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो शादी विवाह होगा? नहीं होगा। तो डाटा कितना कीमत है डाटा का?
डाटा का वही सोर्स हमारा क्या होता है, तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इसमें बताएंगे एक्विजिशन कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग डाटा करते हैं, ये वाला टॉपिक रहेगा। दूसरा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, हल्का सा बार चार्ट वगैरह अगला क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होता है। तो डाटा मेन आएगा एग्जाम में, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे 10, और सेकेंडरी डाटा से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे 10। तो इतना ही हमारा आज का टॉपिक में रहेगा। क्या रहेगा? डाटा इंटरप्रिटेशन, सोर्स एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब हम लोग क्या बता दिए, टॉपिक बता दिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शुरू से देखेगी वीडियो तब समझ में आएगा। कल का वीडियो नहीं समझ में आएगा तो शायद हम सिलेबस वहां नहीं लगाए होंगे। हो सकता है जल्दबाजी में सिलेबस लगाना भूल गए होंगे। ये वाला इंग्लिश और ये वाला हमारा क्या हिंदी है, बाइलिंगुअल रखे हैं नोट्स, क्योंकि इंग्लिश हमारा मीडियम और हिंदी तुम्हारा मीडियम है। तो हमको समझाने में हिंदी चाहिए, और कई लोगों को भी अंग्रेजी में सुविधा हो जाता है, होता है ना। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या है, इंटरप्रेशन ऑफ डाटा ना, डाटा इंटरप्रेशन। यहाँ क्या है, डाटा इंटरप्रेशन, यानी इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। क्या होता है इसका मतलब? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, ठीक है। व्याख्या करना, अब देखो यहाँ सबसे पहले तो आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों की व्याख्या करने के पहले तुमको आंकड़े का स्रोत तो चाहिए। भाई गुपचुप वाला, ठेला वाला, इडली वाला नेहरू चौक में कैसे खोल दिया, बैठे बैठे उसको डाटा मिल गया क्या? कुछ तो स्रोत आया होगा। या तो कोई रिश्तेदार बोला होगा कि वहां जाओ जी वहां भीड़ होता है, या नहीं तो खुद से देखा होगा। अगर खुद से देखा होगा तो प्राइमरी डाटा हो गया, तो रिश्तेदार से सुना होगा तो कौन सा डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा होगा। तो डाटा का व्याख्या करने के पहले डाटा का स्रोत जाना हमारा क्या है, जरूरी है। तो कितने तरीके का डाटा स्रोत होता है हमारा, प्राइमरी सोर्स और हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, जब अनुसंधान करता सीधा नेहरू चौक पहुंच जाए और भीड़ को अपने नजर से देखे। अच्छा 500 है, नहीं नहीं 600 है, यानी खुद इन्वॉल्व है तो क्या प्राइमरी। और जहां खुद इन्वॉल्व नहीं है वो क्या होगा, सेकेंडरी हो गया। अच्छा खुद जब इन्वॉल्व होगा तो क्या वहां भजन जाके करेगा? क्या करेगा, सर्वे करेगा, इंटरव्यू करेगा, अगल बगल घर वाले से पूछेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। देखो सर्वे और ऑब्जर्वेशन में अंतर है। सर्वे में प्रश्नावली लिख करके पब्लिक को दे दिया जाता है, अब बोलता है आप उसका जवाब दीजिए। जैसे जनगणना में सर्वे होता है, एक प्रश्नावली लिख के देता है ना। और ऑब्जर्वेशन होता है शादी ब्याह के लिए, देखने के लिए आदमी लोग आए ना, चुपचाप से ऑब्जर्व करेगा, लड़की कैसे चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है। ऑब्जर्वेशन में डाटा लिख के देता है क्या? नहीं ना। तो सर्वे और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है, बता दे रहे हैं तुमको यहाँ। और प्रश्नावली डायरेक्ट प्रश्नावली होता है, क्वेश्चन उसमें तुमको मालूम चल जाएगा कि ये हमसे कुछ जानना चाह रहा है। और सर्वे में तुमको पता ही नहीं चलेगा। बताते हैं कैसे, तुम लोग मैट्रिक का फॉर्म भरती हो, वहां सर्वे होता है, प्रश्नावली नहीं होता है। कैसे बता रहे हैं, जाति पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, इनकम पूछा जाता है, गाड़ी मोटर बंगला कितना है पूछा जाता है। कई सारा फॉर्म में पूछते हैं ना, अपना मकान है कि नहीं, बैंक में जाना पूछेगा, कार है कि नहीं, बाइक है कि नहीं। तो बैंक वाला क्या कर रहा है, लोन देने के पहले सर्वे कर रहा है। और क्वेश्चनार कहाँ पे होता है, कहीं पे तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, तो डायरेक्ट वो तुमसे इंस्टीट्यूट क्या करे, क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी पापा का नाम बताओ जी, क्या करते हैं, कहाँ से आए हो, इनकम दिखाओ जी। तो ठीक है, तो स्रोत में क्या समझ में आया तुम्हारा, प्राइमरी डाटा, और उसका उदाहरण भी दे दिए। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा का मतलब है जब डाटा पहले से कोई और आदमी भर लिया अपना जेब में, तुमको क्या दिया है, पुरस्कार के रूप में दे दिया, यानी तुम वहां खुद इन्वॉल्व नहीं हो। तुमको नेहरू चौक में राशन का दुकान खोलना है, तुम सोई है, तुम्हारे मामा जी आकर बताया कि देखो बेटा तुम नेहरू चौक चले जाओ, सब तुम करके देख लिया, वहां तेरा दुकान चलेगा। और तुम उनके कहने पे चले गए दुकान डाल दे रहे, यानी तुम कौन सा डाटा इस्तेमाल किए, सेकेंडरी। जैसे मेरा कोचिंग में मान लो लाल आया है, तो पहला दिन डेमो क्लास किया, तो खुद से अपने आंख से देख लिया, तो वो कौन सा डाटा हो गया, प्राइमरी। और लाल माल अपना एक दोस्त को बोलेगा चलो ना वहाँ सहाय सर क्या पढ़ते हैं, उसका दोस्त खाली सुन करके और आ गया, तो कौन सा डाटा हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो पहला तो क्लियर हो गया हमारा कि डाटा का व्याख्या करने के बाद डाटा का स्रोत जान गए। दूसरा हमको क्या जानना है, डाटा का प्राप्ति, तुम कैसे प्राप्त कर रहे हो। तो कैसे प्राप्त करें, तो कितने तरीका है तुम्हारा। पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि तुम खुद से चले गए और अपनी आंखों से क्या कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा इनडायरेक्ट, यानी तुम सोया है, तेरे मामा जी आके बता दे रहे हैं कि जाओ जी चौक में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ भी तो दिक्कत नहीं है।
अच्छा, दूसरा हमारा शेड्यूल मेथड। तो शेड्यूल यहाँ अनुसूचित में डाउट है हमको। शेड्यूल का मतलब होता है कि हम रात में ही सब प्लान बना लिए डायरी में, कि हमको सुबह में ये करना है, ये वाला नोट्स बनाना है, इसमें इतना क्वेश्चन डालना है, इतना क्वेश्चन डालना है। पहले से जिसका प्लान बन गया उसको कहते हैं शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। जैसे बोलेगा क्या, अरे बिल क्लिंटन आपको बुलाया है मोदी जी, आइए ना, तो मोदी बोले नहीं नहीं, वह मेरा शेड्यूल में अभी नहीं है। तो शेड्यूल का मतलब क्या है? प्री प्लान। क्या हो गया? प्री प्लान। अच्छा, उसके बाद आंकड़ा कैसे प्राप्त करते हैं? डाक से। हम लोग मेल भेज देते हैं, आता है ना जीमेल। बैंक का स्टेटमेंट आता है ना, तो वो जो स्कॉलरशिप में लेती है मैया योजना, किस में आ जाता है? मेल में ना जाता है, मैसेज आ जाता होगा। और एक हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो पांच तरीका है जिससे हम लोग प्राथमिक यानी कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी में कौन होगा? खुद ना होगा। तो खुद होगा तो वह डायरेक्ट गया, डायरेक्ट गया, यानी तो वह इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? पूछ ले रहा है, ओरल कर ले रहा है। उसके बाद में वह डायरेक्ट क्या किया? रात में शेड्यूल बना लिया, प्लान बना लिया कि हमको ऐसे ऐसे जाकर के कलेक्ट करना है डाटा। और यानी तो चिट्ठी भेज दे करके मंगा ले रहा है डाटा को। और नहीं तो वो लास्ट में क्या कर रहा है? खुद से ऑब्जर्व कर रहा है। यह किसका बता रहे हैं? खाली प्राइमरी का बता रहे हैं। लंबा हो जा रहा है क्या? कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा में तो तुम बैठे बैठे हो, तुमको एक सरकारी रिपोर्ट दे दिया, कोई पत्रिका दे दिया, कोई न्यूज़पेपर दे दिया, कोई मीडिया वाला दे दिया, कोई यूट्यूब का चैनल दे दिया। मेरा वाला वीडियो देखेगी तो कौन सा होगा? सेकेंडरी डाटा। और तुम खुद से भी मेरा क्लास अटेंड कर रही तो ये वाला क्या हो गया? प्राइमरी डाटा। और यही वाला वीडियो रिकॉर्डेड जो लड़की देखेगी तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। तो ये तो हमारा हो गया पब्लिश सोर्स। और अनपब्लिश सोर्स का मतलब हमारे कंप्यूटर से तुम कुछ ले जाओ चुपके से, फाइल हमको पता ही नहीं चले, है ना, या कुछ भी कार्यालयीन रिकॉर्ड हो गया, वो जो प्रकाशित नहीं हुआ है वो क्या है? अनपब्लिश। और जो पब्लिश हो चुका है, तो सेकेंडरी डाटा में दो ही चीज है, पहला जो प्रकाशित हो चुका है, और जो प्रकाशित नहीं हुआ, वह होने वाला है चाहे छुपा दिया गया, दोनों हमारा कैसा डाटा हो गया? सेकेंडरी डाटा हो गया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। टॉपिक क्या है हमारा? डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा का व्याख्या करना। तो डाटा का व्याख्या करना में सबसे पहले हम लोग क्या देखें? डाटा का स्रोत। तो स्रोत में क्या हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका डाटा का कलेक्शन देखेंगे, प्राइमरी में पांच तरीके से कलेक्शन करेगा और सेकेंडरी में दो तरीके से, प्रकाशित और अप्रकाशित। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, डाटा का क्या है? ये हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा होता कितने प्रकार का है। तो पहले डाटा को उसकी समान विशेषता के आधार पर विभिन्न वर्ग में बांट देते हैं। और विभिन्न वर्ग में जो बांटते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आंकड़े का क्या करना? वर्गीकरण करना। जैसे चावल का बोरा में आटा रखते हो क्या? नहीं रखते हो। तो टाइप्स ऑफ डाटा में आएगा तुम्हारा क्या? गुणात्मक, ये तो जान गई है, इसमें गुण बताएगा, जैसे कि धर्म, लिंग, जाति। वो क्वालिटी बता रहा है तो क्या हो गया? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो खाली परिमाण बता रहा है, जैसे नेहरू चौक से कितना आदमी गुजरा? तो 500। तो 500 क्या बता रहा है? संख्या ना बता रहा है। तो कौन सा डाटा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। और अगर ये पूछेंगे नेहरू चौक से गुजरने वाला जो आदमी है, क्या उसके जेब में माल है क्या? पैसा वैसा है? तो बोले खूब पैसा है, खूब खाना चाहता है, तो क्या करेगा? वहाँ होटल वाला खोल देगा। अब बोल देगा कि नहीं, नेहरू चौक से गुजरने वाला 500 आदमी का जो भीड़ है वो खाली भिखारी है, तो एक भी राशन दुकान खोलेगा? डर के भाग जाएगा। और अगर जो बोल देगा कि नेहरू चौक से 500 आदमी गुजरने वाला शराबी है, तो राशन दुकान की जगह कौन सा दुकान खुल जाएगा? शराब का। देखो, तो अलग अलग टाइप का डाटा होता जा रहा है ना। गुणात्मक और परिमाणात्मक समझ में आ गया, क्वालिटी और क्वांटिटी। तीसरा हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि समय के आधार पर, जैसे भारत की जनगणना 2000 में क्या थी, 2020 में क्या है, 1947 में क्या है, तो काल का आधार पर ना डाटा हो गया। तो उसको कौन सा डाटा बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल। जो समय के आधार पर वर्गीकरण करे। तीन ठो में क्या है? पहला गुण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा परिमाण के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा समय के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा भूगोल के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि बताओ, बिहार में ज्यादा आबादी क्यों है यूपी में? क्योंकि वह मैदानी इलाका में है। गंगा का पानी उसके लिए सुलभ हो गया तो मिट्टी उपजाऊ हो गई। अब पहाड़ी क्षेत्र का जनसंख्या हमेशा कम होता है, क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत क्या होता है? कम होता है। खेती के लायक का जमीन यहाँ कम है, खनिज वाला जमीन ज्यादा है। तो यहाँ की जो जनजाति है वह खनिज निकालेगा, पहले चावल दाल खोजेगा। तो भौगोलिक वर्गीकरण यानी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो चार तरीके का वर्गीकरण हो गया। क्या क्या हुआ? पहला बताओ, गुणात्मक, परिमाणात्मक, तीसरा समय के आधार पर, और चौथा भौगोल के आधार पर। कोई हार्ड लग रहा है?
अब देखो महत्व में आ जाओ, डाटा का क्या महत्व है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स क्यों चाहिए, स्रोत का क्या वैल्यू है, कलेक्शन का क्या वैल्यू है, और जो वर्गीकरण करते हैं उसका क्या वैल्यू है। तो भाई जब तक हम लोग सोर्स को नहीं रखेंगे वह विश्वसनीय होगा। जैसे बोलेगा मेरे जो हनुमान जी है ना वह पार कर गए हैं लंका, कैसे कूद गए थे, तो यह हमको एक स्रोत दे दिया। कौन सा, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। अब वह सेकेंडरी जो सब विश्वसनीय है क्या, कोई देखे हो कूदते हुए, नहीं नहीं देखिए कूदते हुए। तो उसके आधार पर जब तुम कुछ डिसीजन लेगी तो वह सही होगा क्या। जैसे शक्तिमान को गोल गोल घूमते हुए हम लोग देखते थे, तुम लोग तो नहीं देखे होगा सीरियल, देखी है। तो शक्तिमान जब गोल गोल घूमता था तो वह हमारे लिए कौन सा डाटा हो गया, विश्वसनीय डाटा रहा क्या, नहीं नहीं रहा, हम भी गोल गोल घूमे और गिर गए हैं। तो हमको क्या वैल्यू हो गया भाई कि अनुसंधान में विश्वसनीयता होने के लिए हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स, सोर्स हमारा सही होना जरूरी है। कोई काल्पनिक सोर्स सोर्स ले लेगा तो चलेगा क्या, नहीं लेगा। दूसरा है कि मेरे पास डाटा रहेगा कि नेहरू चौक से 500 आदमी गुजर रहा है, तब ना हम तुलना करेंगे कि हम तांबो में दुकान खोले कि नेहरू चौक में खोले। किसी का ब्याह शादी करना है लड़का का लड़की का, तुम जमीन जायदाद पता करेगी तब ना तुलना करेगी कि हम रामू से शादी करें कि सामू से शादी करें। विश्लेषण और तुलना करने के लिए क्या चाहिए, डाटा ना चाहिए। तीसरा हमारा नीतिगत निर्णय में सहायक, नीति का मतलब है कि पिछले साल रामनवमी में हिंदू मुसलमान में दंगा फैल गया, यह क्या है, एक डाटा है, किसके लिए, पुलिस के लिए, राज्य सरकार के लिए। तो राज्य सरकार इस साल क्या करेगी, नियम बना लेगी, रामनवमी के पहले 100 पुलिस वाले को बिठा देगी रोड पे डंडा लेके, कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सरकार, जैसे कोरोना में 2 गज की दूरी हमारे लिए है जरूरी, यह नियम कब बनाई है, जब सरकार को क्या मिला, डाटा मिला है ना। तो डाटा मिला है, तो डाटा जब मिला तो सरकार डिसीजन लेने में क्या करती है, सहायता सहायता होता है। अब अभी सरकार को डाटा नहीं मिले कि लड़की को दिक्कत हो रहा है, उसका मम्मी पापा पैसा नहीं दे रहा, तो मैया योजना तुमको देता क्या, नहीं ना देता। उसको कौन दे रहा है मैया योजना, डाटा ही ना दे रहा है, सरकार के पास क्या चला गया, डाटा चला गया। तो पॉलिसी बनाने में भी डाटा का इस्तेमाल होता है, और जटिल आंकड़ों को सरल रूप से प्रस्तुत करने में भी डाटा का ही इस्तेमाल होता है। जैसे तुम कितना गणित जानते, विज्ञान जानते, ये वो बहुत जटिल चीज है, सिंपल से एक रिपोर्ट कार्ड में बना के दे देता है ना मार्क्स। अगर वो वाला सिस्टम नहीं रहे तो तुम कितना जान रही हो, तुमको पता चलेगा, नहीं चलेगा। लाइन कट गया है, आ जाओ क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, रोकते तो बनेगा नहीं, है ना। क्या करेंगे, जो समझाएं उसी से हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आओ यहाँ, ये थोड़ा इधर इधर करो, दिक्कत हो रहा है यार। प्राइमरी डाटा किस प्रकार के होते हैं, सीधे मूल स्रोत से प्राप्त, सीधे मूल स्रोत से क्या है, प्राप्त होता है, ठीक है, पहला वाला जवाब सही, यानी हम सही समझा दिए। दूसरा देखो, सेकेंडरी डाटा का उदाहरण क्या है बताना। कंफ्यूज क्यों हो रही है, सरकारी रिपोर्ट ही तो है, इसमें उसमें खुद शामिल है क्या, नहीं ना है, तो पढ़ लिया है कि नहीं। अच्छा साक्षात्कार में देखो तो वह खुद शामिल है, इसमें वह क्या खुद शामिल है। डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, यानी हम खुद जाकर के चौक में देख रहे हैं, और हम खुद जाकर के क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें कोई है क्या, मैं वहां नहीं है, यानी यही हो गया हमारा। तीसरा, ठीक है, तीसरा देखो, डाक प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार के आंकड़े संग्रह की विधि है। ठीक है, मनीषा का तो सेकेंडरी हो गया है ना, ये मनीषा है, ठीक है। अच्छा सभी कोई का सेकेंडरी आ रहा है ना, प्रियंका भी। अब ये बताओ कि हम पढ़ाए हैं कि प्राइमरी डाटा में कलेक्शन करने का टाइप क्या क्या है। तो टाइप में 5 गो टाइप बताए थे ना, ऑब्जर्वेशन है, ये है, वो है। उसमें ये भी बोले थे ना कि डायरेक्ट वो चिट्ठी भेज देगा, डायरेक्ट क्या करेगा, वो चिट्ठी भेज देगा, तुम खुद से ना चिट्ठी लिख रही है कि आप हमको 10 रुपया दीजिए, अब बदले में तुमको 10 रुपया दे रहा है, तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तुम्हारी नानी का भी तो चिट्ठी लिखी होगी, तो वो डायरेक्ट ना आ गया, तो कौन सा होगा, प्राइमरी कि सेकेंडरी होगा, प्राइमरी ना होगा। ऊपर पढ़ाए हैं, देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा हमारा। वह क्या है, प्राइमरी डाटा, डाक प्रश्नावली विधि के माध्यम से शोधकर्ता सीधे उत्तरदाता से क्या करता है, डाटा प्राप्त करता है। तेरी नानी चिट्ठी लिख रही है, खुद से लिख रही है, वो प्राइमरी डाटा हो गया, किसी से लिखवाई होगी तब जाके सेकेंडरी होता।
क्वेश्चन देखो, क्वालिटेटिव यानी कि क्लासिफिकेशन यानी क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, किस आधार पर तैयार किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? गुण के आधार पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुण के आधार पर। गुणात्मक वर्गीकरण गुण पे होता है, जाति, लिंग, धर्म, पैसा, वो सब पे। समय के आधार पर आंकड़ा का वर्गीकरण क्या कहलाता है, अभी पढ़ाए हैं। बोलो। ऑप्शन देखने के बाद क्रोनोलॉजिकल बता दिए थे, कालगत वर्गीकरण, यही हो गया। पढ़ाने के बाद तो सब आसान हो जाता है क्या। जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार का आंकड़ा है? अच्छे से कंफ्यूज मत होना। यहाँ जनगणना अगर खुद करती तो प्राइमरी होता, लेकिन ये रिपोर्ट प्रकाशित ना हो गया, तो प्रकाशित हो गया तो किस किस में होगा हमारा? सेकेंडरी में आएगा, कहीं है सेकेंडरी? हाँ है तो, ये है सेकेंडरी। कहीं दिया है इसमें? सेकेंडरी डाटा, ठीक है। वह पहले से संग्रहित भी हो गया और क्या हो गया, प्रकाशित हो गया, तब वहां रिपोर्ट दिया है। अगला देखो, क्वांटिटी बताने वाला वर्गीकरण का क्या आधार है, बताना। संख्या, वाह, एकदम सही। 8वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा एकत्र करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? अच्छे से पढ़ो, लाइन है क्या? सबसे पहले तो बोल रहा नॉट ए डायरेक्ट मेथड, नॉट ए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल, इसमें तो भैया डायरेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। और नॉट ए डायरेक्ट का मतलब ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ना पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट वाला को चेक कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तो लिख ही दिया है। अच्छा, अनुसूचित शेड्यूल मॉडल में रात प्लानिंग बना लेता है, वह डायरेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट वाला कौन जो है, ये वाला गया ना, सी वाला। सी वाला नजारा है। सी वाला है, तो देखो 8 का सी दिया है क्या? 8 का सी सही है। इसमें अप्रत्यक्ष मौखिक जांच में शोधकर्ता किसी तीसरे व्यक्ति से क्या ले लेता है, जानकारी ले लेता है, इनडायरेक्टली वह जान, जैसे शादी ब्याह वाला में कौन सा हो जाता है, इनडायरेक्ट, किसी तीसरे से पता कर लेता है जमीन जायदाद के बारे में। 9वां नंबर देखो, भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, क्या है बताओ। अ, हाँ अभी तो बताए थे, जनसंख्या में बिहार यूपी वहां ज्यादा है, झारखंड वारखंड में क्या है, कम है, भूगोल के न कारण। तुम लद्दाख चले जाओ तो और कम होगा, और सहारा का रेगिस्तान चले जाओ तो और भी कम होगा, और तुम चले जाओ ध्रुवीय प्रदेश में, साउथ पोल में, तो और भी। और नहीं यकीन होता तो चांद पे जाके देखो। तो ये तुम्हारा 9 क्वेश्चन हो गया, सब तो सही बन रहा है। अगला देखो, अनुसंधान में आंकड़े के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, आंकड़ों को व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए। बन गया ना 10 क्वेश्चन। आप तो नहीं ना बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, अभी और भी क्वेश्चन रखे हैं, है ना। तो तुमको हम सिर्फ क्या बताए हैं, डाटा क्या है, अभी खाली हमारा क्या है, डाटा क्या है। अब देखो डाटा इंटरप्रेशन में, अब हमको बता रहे हैं डाटा इंटरप्रेशन होता क्या है। पर हमारा तो तरीका क्या है कि जो टॉपिक सिलेबस लिखता है पहले उसी को ना जानना है। तो डाटा इंटरप्रेशन लिखा है तो पहले डाटा इंटरप्रेशन होता क्या वो ना जानेंगे। तो इंटरप्रेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। जो भी डाटा हमको मिला, जैसे 500 आदमी गुजर रहा है तो उसका ठेला वाला अलग व्याख्या करेगा, राशन दुकान वाला अलग व्याख्या करेगा, और नाई का दुकान अलग व्याख्या करेगा। पूछेगा कि 500 आदमी में क्या खाली औरत है, बोलेगा हाँ, तो बोले हम यहाँ दुकान बंद कर ले रहे हैं, कोई तो हमसे बाल नहीं कटवाएगी। अब बोलेगा हम मर्द भी गुजर रहा है, हाँ, फट से क्या करेगा, हाँ, औरत वाला है तो पार्लर खोल लिया। और नाई वाला क्या करेगा, अपना वो कर लेगा। तो देखो डाटा का अलग अलग आदमी अलग अलग नजरिए से व्याख्या कर रहा है, और काम हो रहा है ना, उसी चीज को क्या कह रहे हैं, डाटा इंटरप्रेशन। तुम पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई वाला व्याख्या करेंगे। नाउ क्या करेगा, पार्लर वाला व्याख्या अपने तरीके से करेगा, राशन दुकान वाला अपने तरीके से व्याख्या करेगा। तो यह होता क्या है, तो यह होता है कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण से अलग अलग पैटर्न करेंगे, अलग अलग प्रवृत्ति करेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग आगे का बिजनेस को बढ़ाते हैं, अलग अलग क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, और उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं, सही। इसीलिए जहां भी चौक जाओगे, एक एग्जांपल दे रहे भीड़ वाला, तो जो भी चौक है वहां दुकान ज्यादा है, किसके कारण, डाटा इंटरप्रेशन के कारण। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं होता तो तुमको जंगल में भी मकान दिख जाता।
लेकिन जंगल में डाटा क्या बोलता है कि चोर आएगा लूट के ले जाएगा, तो वही डाटा के आधार पर लोग जंगल में मकान बनाता है? नहीं बनाता है। तो बिना डाटा का तुम दुनिया को टाटा कह दोगे अगर इसका इंटरप्रेशन सही तरीके से नहीं हुआ। जैसे गाड़ी को बहुत तेज चलाना चाहिए तो इंटरप्रेशन क्या बोलेगा, नहीं एक्सीडेंट होगा मर जाओगे। तो इंटरप्रेशन के कारण ही ना गाड़ी तुम लोग धीमे धीमे चलाओगे। अच्छा, ट्रैफिक में हेलमेट पहन के जाना कौन कह दिया, इंटरप्रेशन ना कर दिया, नहीं तो 1,000 रुपया का चालान कट जाएगा। तो ये सब कोई को समझ में आ गया डाटा इंटरप्रेशन क्या होता है? क्योंकि कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा देखो, ये सब तो समझा दिए हैं कि ये डिसीजन को लेने में सुविधा होता है, रिसर्च करने और एनालिसिस करने में डाटा का व्याख्या करना आसान हो जाता है। और डाटा इंटरप्रेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन पास करते हैं। कैसे? जैसे अभी हम डाटा इंटरप्रेशन किए तब ना पता चला एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। फिर डाटा इंटरप्रेशन ही से न पता चला कि अच्छा पेपर 1 में एगो मैथ भी है, तो हम एक शॉर्टकट कर ले रहे हैं, मैथ वाला पढ़ा देंगे, तो जो टेट का कैंडिडेट है उसका भी काम चल जाएगा, और जो जेट का कैंडिडेट है उसका भी काम चल जाएगा आज के लिए। तो ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, इंटरप्रेशन के लिए ना। अच्छा, हम सेलेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि हमको पेपर 1 में डाटा इंटरप्रेशन किया तब ना ये वाला हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा यूनिट नंबर क्या है, 7 है। 7 को हमको क्या करना है, पढ़ना है। इससे कितना नंबर क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर। तो 5 नंबर को दो दो से गुना करेगी तो कितना नंबर हो गया, 10 नंबर हमारा आसानी से आ जाए। ऐसा प्लान बनाएंगे तब ना पास करेंगे। तो डाटा इंटरप्रेशन यहाँ भी अपना भूमिका निभाता है। और डाटा इंटरप्रेशन समाज में और आर्थिक प्रवृत्ति की समझ में भी बढ़ाएगा। जैसे सोचो, हिंदू मुसलमान का दंगा वंगा होता है, सरकार निर्णय लेती है इस चौक से नहीं जाना है, यहाँ पुलिस का बैरिकेड लगा देगा, कैसे लगा देगा बोलो, डाटा के आधार पर ही ना। पिछले साल घटना घटा उसी का विश्लेषण करके निकाल देगा। समाज में पैसा, गरीबी बढ़ रही है, हमको गरीबी मिटाना है, मैया योजना देगा, स्कॉलरशिप देगा, कौन बताता है उसको, डाटा ही नहीं बताता है। तो ये सब कुछ तुम्हारा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अगला वाला जल्दी जल्दी हम लोग, है ना। तो ये तो शॉर्ट में बता दिए हैं। डाटा का स्रोत में क्या आगा, प्राथमिक डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये अच्छे से समझा दिए। ये वाला शॉर्ट वाला जब एग्जाम देने जाएंगे तब पढ़ लेना कि ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स, वो सो क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और डायरेक्ट कलेक्शन में क्या होगा, प्राइमरी होगा। अब देखो हल्का फुल्का क्वेश्चन को आ जा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डाटा एकत्र करने की विधि नहीं है, ये तो दिख गया आंसर, कोई बात नहीं। पब्लिश किया हुआ प्रकाशित पुस्तक कौन सा होगा, सेकेंडरी डाटा। अच्छा रुको, धीरे धीरे जाएंगे नहीं तो क्वेश्चन, हाँ दूसरा वाला। प्राइमरी डाटा क्या है बताओ। और विशिष्ट है, सही है। यह अधिक विश्व, क्योंकि तुम खुद से न देखिए, सुना सुना बात है नहीं। तीसरा वाला क्वेश्चन, लोगों की व्यक्तिगत राय जानने के लिए प्राथमिक डाटा एकत्र करने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो विधि में देखो हम बताए हैं तुमको कौन सा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस। लॉक कर दिया जाए। सुनो, ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा मुंह पे ताला लगा रहेगा, तुम चुप 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 से क्या करेगा, देखेगा। और इंटरव्यू में क्या है, खुल के ना पूछेगा, खोद खोद के पूछना क्या है, इंटरव्यू है। और ऑब्जर्वेशन चुपके से सोचेगा इस कितना सोना चांदी रखा है। और एक इंटरव्यू पूछा, ए जी बताइए तो अलमारी खोलिए तो देखेंगे कितना सोना चांदी है। तो इंटरव्यू हो गया ये। तो इंटरव्यू क्या होता है, इसमें वह क्वेश्चन पूछेगा और उत्तरदाता से बातचीत करके उसकी व्यक्तिगत राय, भावना और धारणा क्या करेगा, जान लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक शोधकर्ता ग्रामीण महिलाओं के खरीद व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, तो सबसे प्राथमिक सर्वोत्तम प्राथमिक डाटा संग्रहण विधि क्या होगी। देखो, खरीद व्यवहार का अध्ययन न करेगा तो यहाँ साहित्य की समीक्षा रहेगा क्या, जनगणना वाला रहेगा क्या, कुछ भी। अच्छा, महिलाओं के खरीद व्यवहार का सरकारी प्रकाशन से कोई मतलब रहेगा क्या। तो सर्वोत्तम में क्या हो रहा है हमारा, प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण, ये तो हम लोग तुक्का भी लगा रहे हैं, गलत भी हो सकता है। प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण एकदम सही है। क्वेश्चन पूछ लेगा वो लोग और वहां से पता चल जाएगा कि ग्रामीण महिलाओं जैसी बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा, अच्छा संरचित का मतलब होता है रात में तुम प्लानिंग बना लो। रात में प्लान बना लो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, और वही सुबह जाके पूछ लो। 5वां नंबर देखो, अनुसंधान में प्राथमिक डाटा संग्रहण की विधि के रूप में सामना सामनी माने फेस टू फेस, इसका मतलब क्या है, फेस टू फेस इंटरव्यू
को क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है? कम लची, अच्छा ये सब हम सब बता देते हैं। लचीला बचीला क्या होता है, सुनो। इंटरव्यू वाला जो होता है ना, वो रात को क्वेश्चन लिख लिया है और सुबह में ना वही क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो बताने वाला नहीं बता पा रहा है, तो बोलेगा इंटरव्यू वाला, नहीं हम लचीला रुख नहीं अपनाएंगे, ये जो लिखे थे वही ही पूछेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजिड। क्या बोलेंगे, रिजिड। और अगर ये प्रश्न है लिखा कुछ और है और वहां जाकर बदलाव करके कुछ और पूछ दिया, तो उसको क्या करना है, लचीला। लचीला का मतलब तुमको थोड़ा सा छूट दे दे रहा है, फ्लेक्सिबल। तो कौन कहाँ क्या, फेस टू फेस साक्षात्कार में ना, तो फेस टू फेस में क्या होता है, ज्यादा लचीला हो जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू ले रहा है और मोदी को किसी चीज का जवाब नहीं मालूम है, तो बार बार पत्रकार वही वाला सवाल थोड़ी पूरे देगा। वह क्या करेगा, पूछ लेगा, अच्छा सर ये बताइए आपको चटनी किसकी अच्छी लगती है, तो बता देगा हमको इमली की चटनी अच्छी लगती है। यानी वह क्या किया, बच करके थोड़ा निकल गया। ऐसा होता है सही में, देख लेना। नहीं बोल पाएगा तो घुमा देगा। देखो इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू में लचीली विधि अपनानी चाहिए, क्यों? ताकि जो शोध करता है वह शंका को स्पष्ट कर सकता है, गहराई में प्रश्न पूछ सकता है, मौखिक और अमौखिक दोनों प्रतिक्रिया दर्ज करेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है केस बेस वाला रहता है यूजीसी में। दी है ना तुमने एग्जाम नेट का? तुम नहीं दी, कभी नहीं दी है? तो आप शुरू हो जाओ, है ना। जो दिया है उसको मालूम है, केस स्टडी वाला रहता है ना। तो 500 क्वेश्चन केस स्टडी वाला रखे हैं। देखो मैक्सिमम तो तुम सब बन जा रहा, और सारा क्वेश्चन नेट का है, यूजीसी का है। ये नहीं सोचना कि खाली हल्का फुल्का एग्जाम्पल वाला, ये सारा क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं सब यूजीसी नेट का ही पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। एक शोधकर्ता स्कूल शिक्षक की स्वास्थ्य जागरूकता भूमिका का अध्ययन कर रहा है। वह सीधे स्कूल जाकर शिक्षक से संरचित का मतलब प्लान तैयार कर लिया है ना। साक्षात्कारकर्ता, यह किसका उदाहरण है? प्राइमरी डाटा का, क्योंकि खुद इन्वॉल्व ना हो गया। तो खुद हो गया तो वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी होगा। इसमें हिंट भी मिल जा रहा है, काल्पनिक तो होगा नहीं, है ना। एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन, तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सेकेंडरी तो यहाँ सवाल ही नहीं है, तो क्या हो गया हमारा, प्राथमिक हो गया हमारा। अगला वाला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण विधि का लाभ नहीं है, और इसका अंग्रेजी क्या लिखा है, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का लाभ नहीं है, बताना क्या होगा। कवरेज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या में तो सर्वे कर ही लेता है। अच्छा, कम कॉस्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि सर्वे में आदमी को लगाना पड़ेगा, कीमत तो ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो ये वाला लाभ नहीं है का मतलब, यह पूछ रहा हानि, पूछ रहा क्या, पूछ रहा हानि। तो ये तो हमको तो हानि दिख ही रहा है। अच्छा ये भी है, बड़ा जनसंख्या में सर्वे कर सकते हैं क्या, इतना अरब की आबादी में? छोटा में सर्वे कर सकते हैं क्या? अच्छा, प्रश्नों का मानकीकरण, अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डाटा, तो क्या होगा तुम लोग बताओ जरा इसका आंसर। लो कॉस्ट। बड़ी जनसंख्या है लेकिन सर्वे, सर्वे वाला पार्ट पार्ट में कर लेता है, वो लोग सर्वे कर ही लाता है। सबसे पहले इसका हानि क्या है ना, कि ये लो कॉस्ट वाला क्या है, ये वाला गलत है। ये क्या है, इसमें हानि है, कम लागत नहीं, बहुत ज्यादा लागत लगता है। देखते हो पूरा टीचर, सभी टीचर को लगा देगा सर्वे में। यानी एक टीचर को 70,000 दे रहा है सर्वे करने का, क्योंकि उसका सैलरी मिल रहा है। सर्वेक्षण हमेशा क्या होता है, महंगे होते हैं और समय लेने वाले होते हैं, यही उसका क्या हानि है। अगला केस स्टडी देखो। किस प्रकार के साक्षात्कार में, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू आंसर फ्रीली, माने कि मोदी से पूछ रहा है सवाल और मोदी को फ्री होकर के बोल रहा है कि आप अपना ये कर सकते हैं बिना पूर्व निर्धारित विकल्प का। तो कौन सा इसका होगा आंसर, बताना। साक्षात्कार में उत्तरदाता यानी कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्या रहा है, फ्री होकर बिंदास होकर क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है बिना कोई भी निर्धारित विकल्प के। तो यह स्ट्रक्चर होगा कि अनस्ट्रक्चर होगा कि क्लोज इंडेड के ग्रुप वाला होगा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर होगा, बिना सोचे कुछ भी। हाँ, देखो स्ट्रक्चर पहले से तय हो जाता है और अनस्ट्रक्चर कुछ भी तय नहीं है। अन अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, वह खुला और विस्तृत उत्तर दिया जा सकता है, और स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो क्या होगा। और सुनो हम बता रहे हैं, कोई भी कोचिंग वाला जब रिजल्ट पास करता है ना, तो कोचिंग वाला अपना बच्चे को रटवा देगा। बच्चा आएगा माइक पे, ऑडियो पे, वीडियो पे, और बोलेगा मैं इसको कोचिंग में पढ़ता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, इन्हीं की मदद से हमारा जेपीएससी क्लियर हुआ है।
तो वो जो बता रहा है ना, वह व्यापार वाला कौन सा रटा रटा है, वो क्या स्ट्रक्चर है। बहुत सारी लड़की लोग रील बनाती है, तो जो रील बना रही है वो कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। पहले से उसका स्टेप मालूम है ना। और किसी किसी का अनजाने में फोटो खींच लो तो किसमें हो जाएगा उसका पोज, अनस्ट्रक्चर में हो जाएगा। अच्छा, 9वां नंबर देखो। देखो केस स्टडी वाला, एक मार्केटिंग कंपनी यह जानना चाहती है कि ग्राहक एक विशेष ब्रांड को क्यों पसंद करते हैं। तो वह फोकस ग्रुप चर्चा, फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रही है। यह किस श्रेणी में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, मेटा डाटा या प्रशासनिक डाटा। तो किस, देखो फोकस ग्रुप चर्चा का मतलब है कि तुमको एक मुद्दा दे दिया है, खाली उसी पे फोकस करो कि फलाना ब्रांड क्यों, ब्रांड का कपड़ा क्यों बिक रहा है। तो जब ग्रुप चर्चा हो रहा है तो आदमी खुद ना बातचीत कर रहा है, खुद बात कर रहा है, तो कौन सा डाटा हो जाएगा, प्राथमिक डाटा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्राथमिक डाटा संग्रह की सीमा क्या है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा तुम ज्यादा सटीक से करेगी, कि ज्यादा विशिष्ट तरीके से करेगी, कि समय लेने वाला और महंगा होगा, कि प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि अब फर्स्ट हैंड जानकारी देता है, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड बता दे रहे हैं। जो तुम अपने कान से सुनी हो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हैंड। और जो तुम दूसरे के कान से सुनी हो, किसके कान से, दूसरे के कान से, उसको बोलेंगे क्या, सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड कौन सा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। और अपने कान से सुन रही है वो कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा। सी हो रहा है। तो प्राथमिक डाटा संग्रह की सीमा खुद से, तो खुद से अगर कर रही है तो तुम्हारा टाइम तो ज्यादा लग रहा है ना। प्राथमिक डाटा ज्यादा संसाधन क्या करता है, मांग करता है। क्यों, क्योंकि तुमको खुद से नेहरू चौक जाना होगा, खुद से दिल्ली जाना होगा, खुद से आगरा जाना होगा। जैसे हमको ताजमहल पढ़ाना है तो तुम खुद से ताजमहल जाके देखेगी। और अगर वो प्राइमरी डाटा होगा, तुमको ताजमहल का हम यहाँ फोटो दिखा दिए, तो सेकेंडरी डाटा में बिना ताजमहल गए ताजमहल का सब कुछ जान गई ना। तुमको हवाई जहाज दिखाना है तो खुद से जाकर देखेगी, तो कितना पैसा खर्चा होगा। और यहाँ एक वीडियो दिखा दिए, कम में काम चल गया। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, ज्यादा महंगा होता है। समझ में आया सभी को। अच्छा, इसमें आंसर ही दिख गया है। चलो कोई बात नहीं। संवेदनशील व्यक्तिगत मुद्दे, सोचो, हम लोग डाक वाक वाला चिट्ठी कब मंगाते हैं, जब हमारा मुद्दा कैसा, संवेदनशील हो। तो जब संवेदनशील है तो उसको अध्ययन करने के लिए कौन सा विधि सबसे अच्छी उपयोग होती है, तो डाक वाला, मेल क्वेश्चन। सरकार देखना संवेदनशील मुद्दे में तुमको नोटिस थमा देगा, चिट्ठी आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मीडिया रिपोर्ट में छाप देता है न्यूज़पेपर में कि लाल सिंह को 20 रुपए का जुर्माना किया था, होता है क्या ऐसा। चालान काटेगा तो संवेदनशील मुद्दा है, वो पेपर में छापने के पहले तुमको चुपके से क्या दे देगा, चालान दे देगा। दिखाता है क्या। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया 11 नंबर। इसमें क्या होता है, गोपनीयता बरकरार रह जाता है, मेल वाला में, डाक वाला में। 12 नंबर देखो, एक पीएचडी शोधार्थी विश्वविद्यालय के 200 छात्रों की अध्ययन आदतों का विश्लेषण एक देखो, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है। तो जब पीएचडी कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, 200 स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहा है कि वह पढ़ने का उसका क्या क्या आदत है, कैसे पढ़ता है, सो के पढ़ता है कि टेबल पे बैठ के पढ़ता है कि जमीन पे बैठ के पढ़ता है। तो उसके लिए कौन सा डाटा सबसे अच्छा होगा, जनगणना रिपोर्ट, प्रत्येक छात्र का साक्षात्कार, संरचित प्रश्नावली सर्वेक्षण, या समाचार पत्र लेख। स्ट्रक्चर क्वेश्चन सर्वे, सी हो रहा है। देखो उसको आदत न देखना है, आदत देखना है तो आदत देखने के लिए मन में तो बहुत सारा प्रश्न होगा ना, कि ये वाला पूछेंगे तब सबसे पहली बात है कि वह क्या कर रहा है, सर्वे करेगा वो। आदत जानने के लिए कितने छात्र पे, 200 छात्र पे। तो सर्वे के लिए पहले से वह रात में ही प्रश्न को तैयार कर लेगा, कि हमको ये सब जाकर क्या करना है, पूछना है। तो जो रात में तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड। और एक वो होता है ना कि खुद बिना सोचे समझे गई और इंटरव्यू लेके पूछे जा रही है, वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर हो गया। बस तो कब कितना, 15 है ना, तो 13। ये वाला क्वेश्चन देखो, जब कोई शोधकर्ता कक्षा में अंतःक्रिया का, अंतःक्रिया का यानी इंटरेक्शन, यानी हम और लाल बात कर रहे हैं तो वो किस में चला जाएगा, इंटरेक्शन में चला जाएगा। तो अंतःक्रिया करके डाटा एकत्र करता तो उससे को क्या माना जाएगा, प्राइमरी डाटा, एकदम सही है। साक्षात्कार का सबसे संरचित रूप कौन सा है, माने कि कौन।
सुनो यहाँ पे सुनो। सबसे स्ट्रक्चर का रूप में है कि जो तुम सवाल पूछ रही है उसका एक तय क्या होता है, जवाब होता है। जैसे बोलेगा मोदी जी आप बताइए, क्या आपने वोट चोरी किया है? तो वोट चोरी किया तो क्या होगा उसका, हाँ या ना, यही ना होगा। तो हाँ या ना हमारा क्या है, ओपन इंडेड है क्लोज इंडेड है? पढ़ा है ना, बोला। तो क्या है, मोदी जी आपने वोट चोरी किया, बोले नहीं 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 हम वोट चोरी नहीं किए, तो एक ही ना विकल्प है। तो वो किसमें होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। डायरेक्ट चुभने वाला सवाल पूछेगा। कैसा सवाल पूछेगा, चुभने वाला। जैसे कोई लड़की पूछेगी लड़का से, तुम बताओ जी हमसे शादी करोगे? तो यह पूछ रही शादी करोगे, तो क्या होगा, हाँ या ना? तो क्या होगा, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो कोई लड़की पूछे बताओ जी शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जहां बोले क्या ख्याल, तो कैसा हो गया, अनौपचारिक हो गया। कुछ भी हो सकता है, 50-50 वाला हो जाएगा। अब लाल को भी समझ में आ रहा लग रहा है। लाल को ये उदाहरण नहीं समझ में आया, शादी वाला तुरंत उदाहरण समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला लास्ट देखो। देखो, एक शोधकर्ता कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण के प्रभाव का क्या कर रहा है, अध्ययन करना चाहता है। वह छात्र से गूगल फॉर्म के दौरे के जरिए क्या कर रहा है, सर्वेक्षण द्वारा डाटा एकत्र कर रहा है। यह डाटा कौन सा होगा, कंफर्म हो गए हो? हाँ। अच्छा सुनो, एक हिंट दे रहे हैं। गूगल फॉर्म किस में आता है, डाक के जरिए, मैंने मेल इंटरनेट के नजरिए आ रहा है। ये गूगल फॉर्म कभी यूज की है, इंटरनेट में आता है यह। इंटरनेट में यानी कि वह डायरेक्ट पूछ रहा है और उसका गोपनीयता भी क्या बरकरार रख रहा है। तो ये तो हो सकता है हम तुमको उलझन में डालें या हिंट बताएं। हाँ, कंफर्म हो गए हो? सुनो, छात्र हम अभी बताए भी थे, चिट्ठी उट्ठी जब मांगता है, तो चिट्ठी मांगता है तो चिट्ठी खुद न लिख के दे रहा है। हम सवाल पूछे उससे और वो जवाब दिए, तो गोपनीयता बरकरार है ना। हम गूगल फॉर्म तुमसे भरवा रहे हैं। हम अभी तेरा फॉर्म भरेंगे तो हम हर्ष को बोलेंगे, हर्षवती तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ ना व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में हर्षवती ने टाइप करेगी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या 94 है। तो भैया हम पूछे, यानी हम खुद हो गए, मैं ना यहाँ शामिल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू जिससे ले रहे हैं यानी कि रेस्पोंडेंट, जो जवाब देने वाला है। तो हमारे बदले कोई और कोई पूछा है क्या सवाल तुमसे? नहीं ना पूछा है। जहां हम पूछ रहे हैं तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम चिट्ठी में बताओ, व्हाट्सएप में बताओ, या गूगल का फॉर्म में बताओ, तो वह डाटा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन सुनो, कोविड ना, यहाँ पर अच्छा से क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिसर्च करने वाला आदमी है, तो शोध करता है ना। तो शोधकर्ता डायरेक्ट छात्र से पूछ रहा है, गूगल फॉर्म से। शोधकर्ता का कोई दोस्त पूछ रहा है क्या, डायरेक्ट ना पूछ रहा है। तो शोधकर्ता कैसे पूछा, डायरेक्ट ना पूछा, गूगल फॉर्म के जरिए। गूगल फॉर्म किसमें आ जाता है, डाक वाक में आ जाता है। तो डाक वाला हमारा किसमें आ गया, हमारा प्राइमरी में डाटा आ गया। अगर शोधकर्ता चाहता कि अपना दोस्त से पूछवाता, तब वह सेकेंडरी डाटा होता। जब भी शोधकर्ता डायरेक्ट पूछेगा, तो क्या होगा, वह प्राइमरी डाटा। 15 था ना ये, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही है ना। बाकी बहुत सारा एक्स्ट्रा वाला चीज है, तो एक्स्ट्रा वाला पे तुम लोग थक जाएगी। ये वाला क्वेश्चन को रहने दो, बाकी बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर कहाँ तक छोड़ दिया, 18 तक करा दिया है ना। उसके बाद में देखो, ये सब सेकेंडरी डाटा का दिए हैं, सेकेंडरी डाटा वाला कराए हैं क्या क्वेश्चन तुम लोग को? हो गया ना सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सेकेंडरी डाटा में जैसे कि देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डाटा का उदाहरण है, तो क्या होगा हमारा, जनगणना का रिपोर्ट, वो तो प्रकाशित हो गया है। जैसे कि, एक मिनट, सेकेंडरी डाटा इसमें से क्या होगा, द मेन डिसएडवांटेज, यानी कि हानि क्या है सेकेंडरी डाटा का, या पुराना, या क्या हो सकता है, अप्रासंगिक हो सकता है। सेकेंडरी डाटा का मतलब तुम किसी का कान से सुना हुआ बात सुन रहा हो सकता है झूठा भी हो। अच्छा क्वेश्चन तो बहुत है, रुको क्वेश्चन हल्का सा टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये 25 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत, एक ही दिन में ज्यादा नहीं होगा। आप देखना, तुमको हम डाटा इंटरप्रेशन बता दिए, अभी से पहले बार में क्या बताया, डाटा इंटरप्रेशन यानी डीआई समझा दिए। और इसका बता दिए कौन कौन सा डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अच्छा, डाटा का सोर्स भी बता दिए कि डाटा कैसे कैसे कलेक्ट हम लोग करते हैं। अब फॉर्म ऑफ डाटा बताना है, तो फॉर्म ऑफ डाटा कल बताएंगे, सिर्फ आज हम तुमको हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ डाटा होता क्या है।
तो फॉर्म्स ऑफ डाटा दो रूप में होता है, पहला टेबुलर फॉर्म और दूसरा ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में देखना, ये सब 10वीं क्लास का एक एक चैप्टर है, 10वीं का मैथ में क्या एक एक चैप्टर है। बार ग्राफ क्या होता है? बार का मतलब होता है स्तंभ। तो स्तंभ सोया रहेगा कि खड़ा रहेगा, बताना। खड़ा रहेगा। तो जब कोई डाटा स्तंभ के रूप में प्रदर्शित किया जाए, वह डाटा हमारा क्या होगा? स्तंभ आरेख, यानी कि बार ग्राफ। जब कोई डाटा एक्स ले लो, इधर ले लो हम लोग वाई, और इधर ले लो क्या? एक्स। और एक्स और वाई में कोई ऐसा लाइन बना करके डाटा दिखाओ, तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा? लाइन ग्राफ, यानी रेखा वाला। धर्मेंद्र वाला कि रेखा वाला, बताओ। रेखा। रेखा का यानी जब हम लोग क्या करें, रेखा का इस्तेमाल करें, तो कौन सा ग्राफ हो गया हुआ? रेखीय आरेख, यानी लाइन ग्राफ। अच्छा सुनो, ये हिंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका। पाई। पाई का मतलब होता है क्या? पाई। अब पाई का मतलब क्या होगा? 22/7। और यह यूज कहाँ पे होता है? वृत्त में। तो ऐसा चार्ट जो वृत्त में बनाए। चाट फुचका खाई ना, गोल गोल होता है ना, तो वही चार्ट लगा दिया, क्या लगा दिया? वृत्त वाला। जब डाटा को वृत्त के रूप में दिखाएंगे कि ये वाला 27% यहाँ का आबादी है, यहाँ का आबादी 60% है, ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। तो किसमें वृत्त का इस्तेमाल होगा? पाई चार्ट में। जहां लाइन इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलेगी? लाइन ग्राफ। जहां स्तंभ इस्तेमाल होगा वहां क्या बोलोगी? बार ग्राफ। हिस्टोग्राम यही वाला होता है, ऐसा ऐसा करके क्या है, सटा हुआ रहता है। ये वाला हमारा क्या हो गया? हिस्टोग्राम। और स्कैटर डायग्राम थोड़ा सा इमेज देख लेंगे, तब फिर हम लोग डिस्कस इसका कर लेंगे। तो अच्छा, टेबुलर फॉर्म समझ में आता है क्या होता है? देखो दो चीज है, ये ग्राफिकल फॉर्म था, इसमें ग्राफ यूज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ग्राफ। और टेबल में क्या यूज हो रहा है, जानते हो क्या? टेबल। तुमको जब नोट्स देते हैं तो लास्ट में को टेबल बना के देते हैं। तो वह कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है वह? टेबुलर फॉर्म। हल्का सा देखो इसका। अब ये सब कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही है। टेबलर फॉर्म में हिंदी वाला डाल देते हैं। टेबल में क्या होगा? टाइटल रहेगा, हेडिंग रहेगा, स्टडी रहेगा, बॉडी रहेगा, और फुट नोट्स रहेगा। जैसे देखो पहला टाइटल, तो ये वाला क्या होगा? हमारा ऊपर वाला टाइटल हो गया ना, कि स्टेट, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। टाइटल हो गया। हेडिंग में कैप्शन डाल दिया। स्टब में ये सब हमारा क्या? स्टब आ गया। ये बॉडी में जैसे कि हमारा क्या हो गया? बिहार में कितना? 52 मिलियन है। फीमेल कितना? 48 मिलियन है। ये हमारा क्या है? टेबल। टेबल में हम लोग क्या रखेंगे? मात्रा भी रखेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ऐसा करके कोष्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ये सब कल चलेगा। आज के लिए हमारा इतना ही।